एक बहुत ही पॉश और भीड़ भरे रेस्टोरेंट का दृश्य दिमाग में लाते हैं। टेबल पर एक खूबसूरत सा कार्ड रखा है जिस पर लिखा है मेन्यू देखने के लिए स्कैन करें। अब लोग अपनी जेब से फोन निकालते हैं और उस छोटे से काले सफेद डब्बे को स्कैन करते हैं। हाँ, और फोन स्क्रीन पर तुरंत एक लिंक आता है जिसे लोग क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल, मेन्यू तो शायद खुल जाता है, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद बैंक खाते से 50,000 रुपए गायब हो जाते हैं। कोई ओटीपी नहीं मांगा गया, बैंक से कोई कॉल नहीं आई, सिर्फ एक स्कैन और सब खत्म। सच में ये काफी डरावना है। हाँ, तो आज की इस खास चर्चा में, जहां हम डे 37 क्यूआर कोड मैनिपुलेशन ट्रिक्स वाले नोट्स का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं, हम इसी खौफनाक सच की तह तक जाने वाले हैं। मैं ये सोच रही थी कि कैसे सुविधा का ये सबसे बड़ा और मासूम सा प्रतीक आज सबसे खतरनाक जाल बन चुका है, चाहे वो चाय की टपरी हो, पेट्रोल पंप हो या मॉल। बिल्कुल। और इन नोट्स में जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है ना, वो तकनीक की विफलता नहीं है। मतलब अक्सर हमारी धारणा होती है कि हैकर्स ने कोई बहुत बड़ा कोडिंग का सिस्टम तोड़ दिया है। राइट, हमें लगता है कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हुई है। हाँ, लेकिन नोट स्पष्ट करते हैं कि यहाँ हैक सिस्टम को नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग को किया जा रहा है। अच्छा, साइकोलॉजी को। एकदम। हमारी जल्दबाजी, बिना सोचे समझे काम करने की आदत और इन डिजिटल दब्बों पर हमारा अंधा विश्वास, यही वो कच्चा माल है जिससे ये सारे स्कैम्स तैयार होते हैं। मतलब हम खुद ही उन्हें मौका दे रहे हैं। सही बात है। इसको मनोविज्ञान की भाषा में अथॉरिटी ऑफ द प्रिंटेड वर्ड यानी छपी हुई चीज का प्रभाव कह सकते हैं। इंसान का दिमाग ये मानकर चलता है कि अगर कोई चीज प्रिंट होकर किसी दीवार, टेबल या दुकान पर चिपकी है तो वो किसी ऑफिशियल प्रोसेस से ही गुजरी होगी। हाँ हाँ, लोग सोचते हैं कि कोई भी राह चलते कुछ भी थोड़ी ना चिपका सकता है। बिल्कुल, और इसी एक गलतफहमी का फायदा स्कैमर्स उठा रहे हैं। ये छपी हुई चीज पर भरोसा वाली बात बहुत ही सटीक है। नोट्स में क्यूआर स्टिकर रिप्लेसमेंट का जो उदाहरण है वो इसी साइकोलॉजी पर आधारित है। चलिए इसे एक चाय की टपरी के नजरिए से डिकोड करते हैं। जरूर। तो कल्पना कीजिए कि सुबह का वक्त है, टपरी पर 10-15 लोगों की भीड़ है, हर कोई जल्दी में है। एक व्यक्ति चाय पीता है, अपना फोन निकालता है और दुकान के काउंटर पर टंगे उस प्लास्टिक के बोर्ड को स्कैन करके 50 रुपए भेज देता है। हाँ, और आमतौर पर तुरंत पेमेंट हो जाता है। बिल्कुल, फोन की स्क्रीन पर हरे रंग का टिक आ जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल दिखता है। वो व्यक्ति जाने लगता है, लेकिन तभी दुकानदार उसे रोककर कहता है कि पैसे तो आए नहीं। और यही से असल खेल शुरू होता है। हाँ, अब यहाँ पर जो खेल हुआ है वो इतना शातिर और साधारण है कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। इस काम की क्रोनोलॉजी सच में चौंकाने वाली है। ये कोई बहुत जटिल साइबर क्राइम नहीं है। तो फिर ये होता कैसे है? ये सिर्फ 3 आसान और फिजिकल कदमों का परिणाम है। सबसे पहले स्कैमर उस दुकान की रेकी करता है और असली क्यूआर कोड की एक साफ तस्वीर खींच लेता है। अच्छा, उसकी फोटो ले लेते हैं। हाँ, इसके बाद वो अपने खुद के बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला नकली क्यूआर कोड प्रिंट करता है। मतलब डिजाइन वगैरह सब से? यस, बिल्कुल। उसकी डिजाइन, रंग, यहां तक कि उस पर छपा बैंक का लोगो भी बिल्कुल वैसा ही होता है। और अब आता है अंतिम कदम, जो सबसे ज्यादा दुस्साहसी है। वो क्या? वो भीड़ या दुकानदार की व्यस्तता का फायदा उठाकर उस नकली स्टिकर को चुपके से असली वाले के ठीक ऊपर चिपका देता है। अरे बाप रे, सीधे ऊपर ही चिपका दिया? हाँ, जब तक दुकानदार को समझ में आता है कि दिन भर की कमाई कहाँ गई, तब तक स्कैमर अपना अकाउंट खाली करके गायब हो चुका होता है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मुझे एक बहुत ही दिलचस्प तुलना याद आ रही है। वो क्या? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी बड़े डाकघर के बाहर रखे असली लाल लेटर बॉक्स के ठीक ऊपर किसी ने रातों रात अपना खुद का एक नकली लाल डब्बा टांग दिया हो। हाँ, एकदम सटीक एग्जाम्पल है ये। मतलब लोग आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनकी जरूरी चिट्ठियां सही और सुरक्षित जगह जा रही हैं। डब्बा भी लाल है, जगह भी वही है, लेकिन सारी चिट्ठियां तो सीधे किसी चोर के घर पहुंच रही हैं। बिल्कुल, और लेटर बॉक्स वाली ये एनालॉजी इस पूरे स्टिकर रिप्लेसमेंट स्कैम की आत्मा को बहुत अच्छी तरह समझाती है। और यहीं से इस जाल से बचने का पहला ऑर्गेनिक तरीका भी निकल कर आता है। वही थोड़ा ध्यान से देखने वाला तरीका। हाँ, जैसे कोई लेटर बॉक्स को देखकर समझ सकता है कि उस पर नया पेंट है या कोई अलग सा ताला लगा है, वैसे ही क्यूआर कोड के मामले में थोड़ा फिजिकल ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। यानी स्कैन करने से पहले उसे ठीक से देखना चाहिए। एकदम। स्कैन करने से पहले अगर सिर्फ एक नज़र ये देख लिया जाए कि क्या स्टिकर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, क्या उसके कोने उखड़े हुए हैं और नीचे एक और स्टिकर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बहुत छोटी डिटेल है पर जरूरी है। बिल्कुल। या फिर क्या ये बिल्कुल नया और अलग से चिपकाया हुआ लग रहा है। अगर ऐसा कुछ भी संदिग्ध दिखे तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
लेकिन बात सिर्फ स्टिकर के टेढ़े होने की नहीं है ना, हमें थोड़ा टेक्निकली भी ये समझना होगा कि आखिर ये क्यूआर कोड काम कैसे करता है। सही कहा आपने। लोग इसे कोई जादुई पोर्टल मान लेते हैं। हाँ, लेकिन असल में ये सिर्फ सफेद और काले धब्बों का एक पैटर्न है। नोट्स कहते हैं कि तकनीकी भाषा में इसे 2 डायमेंशनल बारकोड कहते हैं। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक जानकारी को स्टोर करने का तरीका है। बिल्कुल। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो जैसे इसे ऐसे समझा जा सकता है कि क्यूआर कोड असल में एक बहुत ही तेज और अदृश्य कीबोर्ड है। जब फोन का कैमरा उसे देखता है तो वो कीबोर्ड 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में एक पूरा वेब एड्रेस या यूपीआई आईडी फोन में टाइप कर देता है। हाँ, वही एड्रेस जहां हमें ले जाया जा रहा है। एकदम। तो खतरा उस काले सफेद डब्बे में नहीं है, खतरा उस जगह पर है जहां वो अदृश्य कीबोर्ड हमें ले जा रहा है। ये टेक्निकल पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि कोड सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं, तब हम सही जगह पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। और यहीं पर एक सबसे बड़ी सुरक्षा परत सामने आती है। रिसीवर का नाम चेक करना। बिल्कुल। मंजिल का नाम चेक करना। जब भी वो अदृश्य कीबोर्ड फोन में यूपीआई आईडी टाइप करता है, तो पेमेंट ऐप हमेशा रिसीवर का नाम स्क्रीन पर दिखाता है। हाँ, वो तो हर ऐप में आता ही है। और बात यह है कि स्कैमर स्टिकर तो बदल सकते हैं, लेकिन वो बैंक के सर्वर पर दुकानदार का असली नाम नहीं बदल सकते। इसलिए पे बटन दबाने से पहले स्क्रीन पर दिखने वाले नाम और बिजनेस के नाम का मिलान करना सबसे अचूक ढाल है। मतलब अगर नाम मैच ना करे तो वहीं रुक जाना चाहिए। हाँ, अगर नाम में थोड़ा सा भी फर्क हो तो सीधे रुक जाना चाहिए। ये नाम चेक करने वाली बात इतनी साधारण है, फिर भी लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और ये लापरवाही सिर्फ सड़क किनारे की दुकानों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, स्कैम्स अब बहुत एडवांस हो गए हैं। हाँ, नोट्स गहराई से बताते हैं कि कैसे ये जाल हमारी रोजमर्रा के उन जगहों पर बिछ चुका है जहां हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास होता है, जैसे कि महंगे रेस्टोरेंट्स और बड़े पार्किंग एरियाज। रेस्टोरेंट वाला जो हिस्सा नोट्स में दिया गया है, वो खास तौर पर ध्यान खींचता है। यहाँ स्कैमर्स लालच का इस्तेमाल बहुत खूबी से करते हैं। हाँ, क्योंकि रेस्टोरेंट के माहौल में इंसान रिलैक्स होता है ना, उसका गार्ड डाउन होता है। एकदम। जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में मेन्यू वाले उदाहरण से देखा, वहाँ स्कैमर्स फेक मेन्यू स्कैम चलाते हैं। वो भी वही स्टिकर बदलने वाला काम करते हैं। हाँ, वो टेबल पर लगे असली क्यूआर कोड को अपने नकली कोड से बदल देते हैं। जब कोई उसे स्कैन करता है तो वो किसी पीडीएफ मेन्यू पर नहीं, बल्कि एक नकली वेबसाइट पर जाता है। और वहां से क्या होता है? यहाँ 2 चीजें हो सकती हैं। या तो वो वेबसाइट सीधे आपकी कार्ड की डिटेल्स मांग लेगी, या फिर बैकग्राउंड में फोन के अंदर कोई मैलवेयर डाउनलोड करना शुरू कर देगी। ओह, मतलब फोन में वायरस डाल देते हैं। हाँ, ये मैलवेयर एक तरह का जासूसी सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन एक तर्कसंगत सवाल पूछती हूँ, क्या सिर्फ एक मेन्यू या पार्किंग का क्यूआर स्कैन करने से किसी का फोन ऐसे ही हैक हो सकता है, मतलब बिना उसके कुछ किए? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। क्यूआर कोड अपने आप में खतरनाक नहीं है और सिर्फ स्कैन करने भर से मैलवेयर फोन में अपने आप काम नहीं करने लगता। वही तो, फोन की सिक्योरिटी भी तो होती है। बिल्कुल। फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सुरक्षा की दीवारें होती हैं, पर होता क्या है कि जब वो खतरनाक लिंक खुलता है तो वो फोन पर कोई ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करता है और तब स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है। वो अलाउ या परमिशन वाला पॉपअप? हाँ, वही अलाउ या डिनाई करने वाला। और लोग मेन्यू देखने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वो बिना पढ़े अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। अरे बाप ले, बस एक क्लिक और सब खत्म। बस वही एक गलती होती है। उसी एक क्लिक से फोन के एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स और नोटिफिकेशंस पढ़ने की चाबी सीधे स्कैमर के हाथ में चली जाती है। इसीलिए ये गांठ बांध लेना जरूरी है कि अगर सिर्फ एक खाने का मेन्यू देखने के लिए कोई वेबसाइट ऐप इंस्टॉल करने को कहे या गैलरी और कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगे तो वहां से तुरंत बाहर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। और स्कैमर्स इसी जल्दबाजी को कैश करने के लिए लुभावने ऑफर्स का भी सहारा लेते हैं। वो फ्री वाले ऑफर्स? हाँ, नोट्स में जिक्र है कि मॉल्स या फूड कोर्ट्स में 50% डिस्काउंट या स्कैन फॉर फ्री डेजर्ट जैसे स्टिकर लगा दिए जाते हैं। लालच में आकर लोग स्कैन करते हैं और उन्हें यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट आ जाती है। और लोग यूपीआई पिन डाल देते हैं। हाँ, यहाँ इंसान सोच रहा होता है कि उसे पैसे मिलने वाले हैं और वो अपना पिन डाल देता है, जबकि पिन हमेशा पैसे देने के लिए इस्तेमाल होता है, कभी पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं। ये तो बेसिक रूल है तो बेसिक, लेकिन फ्री शब्द देखते ही इंसान की तार्किक सोच कुछ पल के लिए काम करना बंद कर देती है। ये पार्किंग स्कैम्स में भी खूब देखने को मिल रहा है। बड़े इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स या मॉल्स की पार्किंग में जहां गाड़ियों की लंबी लाइन होती है और पीछे से हॉर्न बज रहे होते हैं, वहां लोग सबसे ज्यादा जल्दी में होते हैं। हाँ,
और वहाँ स्कैमर्स दीवारों या खंभों पर टेम्पररी नकली स्टिकर लगा देते हैं। लोग भीड़ से निकलने की जल्दी में 50 या 100 रुपए का पेमेंट उस अनजान स्टिकर पर कर देते हैं। और गार्ड्स ध्यान नहीं देते? सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान सिर्फ ट्रैफिक क्लियर करने पर होता है, दीवारों पर कौन क्या चिपका गया इस पर नहीं। यहाँ इंसान सोचता है कि इतनी बड़ी पार्किंग है, दीवार पर लगा है तो ऑफिशियल ही होगा। हाँ, ये फिर से उसी छपी हुई चीज पर भरोसे वाले मनोविज्ञान का एक और उदाहरण है। इसीलिए किसी भी अनजान क्यूआर कोड को लेकर अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। चाहे वो सड़क के खंबे पर लगा हो, किसी पोस्टर पर हो या फिर व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से आया हुआ कोई ऑफर हो। नियम बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि अगर जगह और स्रोत की विश्वसनीयता पुख्ता नहीं है तो अपना कैमरा उस काले सफेद डब्बे की तरफ नहीं करना है। बिल्कुल। अब यहाँ से ये विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मोड लेता है। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे एक कस्टमर यानी पैसे भेजने वाला व्यक्ति इन सब में फंसता है। हाँ, कस्टमर की कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। लेकिन नोट्स में एक पूरा शिफ्ट है, एक रिवर्स फ्रॉड, एक ऐसा तरीका जहां जो व्यक्ति पेमेंट रिसीव कर रहा है यानी दुकानदार, वो खुद एक बड़ा शिकार बन रहा है। हाँ, इसे द फेक कन्फर्मेशन स्कैम का नाम दिया गया है। और यहाँ स्कैमर का आत्मविश्वास सच में देखने लायक होता है। वो खुद एक आम ग्राहक बनकर आता है और दुकानदार को बेवकूफ बनाता है। बिल्कुल, वो सामान लेता है, दुकान के असली क्यूआर कोड को स्कैन करने का नाटक करता है और फिर सामने वाले दुकानदार को एक ऐसा धोखा देता है जो पूरी तरह से विजुअल और ऑडिटरी इल्यूजन पर आधारित है। विजुअल और ऑडिटरी मतलब देखने और सुनने वाला धोखा। हाँ, देखिए, भीड़ भाड़ वाली दुकान में जहां दुकानदार एक साथ 4 ग्राहकों को डील कर रहा होता है, वो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अपना बैंक ऐप खोलकर रिफ्रेश नहीं कर सकता। और स्कैमर इसी भागदौड़ का फायदा उठाता है। एकदम। नोट्स बताते हैं कि वो पहले से तैयार किए गए एडिटेड स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। हाँ, लेकिन बात सिर्फ स्क्रीनशॉट तक नहीं रुकी है ना। अब तो ऐसे नकली ऐप्स जिन्हें स्पूफ ऐप्स कहते हैं, वो भी आ गए हैं जो बिल्कुल असली बैंकिंग ऐप्स जैसे दिखते हैं। वही तो सबसे बड़ा खतरा है। उन स्पूफ ऐप्स में पेमेंट का अमाउंट, आज की तारीख, समय और वो हरे रंग का एनिमेशन वाला टिक, सब कुछ बिल्कुल रियल टाइम में जनरेट होता है। दुकानदार बस मुड़कर वो हरी स्क्रीन देखता है, उसे तसल्ली हो जाती है और वो सामान दे देता है। हाँ, और इसमें दृश्य के साथ साथ ध्वनि यानी साउंड का भी बहुत बड़ा खेल है। फेक पेमेंट साउंड ऐप्स इंटरनेट पर एक डरावनी वास्तविकता बन चुके हैं। वो कैसे काम करते हैं? होता यह है कि दुकानदार अपने साउंड बॉक्स की आवाज पर बहुत निर्भर रहते हैं। स्कैमर के फोन में एक खास ऐप होता है। वो सिर्फ एक बटन दबाता है और उसके फोन से एक मशीन जैसी आवाज आती है, पेमेंट रिसीव्ड 500 रुपीज। अरे, ये तो किसी जादूगर की ट्रिक जैसा हो गया। जैसे एक जादूगर मिसडायरेक्शन का इस्तेमाल करता है ना, वो आपके ध्यान को किसी और चीज पर लगा देता है ताकि आप वो ना देख सकें जो असल में हो रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने, ये पूरा मिसडायरेक्शन ही है। यहाँ स्कैमर दुकानदार के कानों को एक जानी पहचानी आवाज सुनाकर उसके दिमाग को शांत कर देता है ताकि दुकानदार अपनी आंखों से अपना फोन या एसएमएस चेक करने की जहमत ही ना उठाए। वो मान लेता है कि आवाज आई है मतलब पैसा आ गया। ये जादूगर वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। और एक और चीज स्कैमर्स करते हैं, वो पेंडिंग ट्रांजैक्शन का बहाना बनाते हैं। वो कैसे? वो जानबूझकर पेंडिंग ट्रांजैक्शन दिखाते हैं और नेटवर्क इशू का बहाना बनाकर जल्दी से निकल जाते हैं कि बाद में आ जाएगा पैसा। और इस जादू को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या है वो तरीका? दुकानदार को अपने खुद के सिस्टम पर भरोसा करना होगा, ग्राहक की स्क्रीन या स्पीकर पर नहीं। भले ही सामने वाला कितनी भी जल्दी में होने का नाटक करे या ये कहे कि देखिए मेरे अकाउंट से तो पैसे कट गए हैं, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। हाँ, दुकानदार को कभी भी सिर्फ स्क्रीनशॉट या ग्राहक के फोन से आई आवाज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये डिजिटल दुनिया का नकली नोट थमा देने जैसा ही तो है। एकदम वही है। जब तक दुकानदार के अपने बैंक ऐप में बैलेंस अपडेट ना हो जाए या उसके खुद के साउंड बॉक्स से आवाज ना आ जाए, तब तक ट्रांजैक्शन को पूरा नहीं मानना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी लंबी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। नोट्स की वो सबसे महत्वपूर्ण लाइन याद आती है कि स्कैमर्स टेक्नोलॉजी से ज्यादा साइकोलॉजी हैक करते हैं। हाँ, खतरा क्यूआर में नहीं है, बल्कि नकली मंजिल और छेड़छाड़ किए गए स्टिकर में है। और इंसान के अंधे भरोसे और जल्दबाजी में है। लोगों की सबसे बड़ी गलतियां यही हैं, सिर्फ क्यूआर देखकर भरोसा करना, नाम वेरीफाई ना करना और स्क्रीनशॉट को ही सबूत मान लेना। इसीलिए बचाव के कुछ गोल्डन रूल्स बनाना बहुत जरूरी है।
और नोट से हमें 5 नियम मिलते हैं। चलिए उन 5 नियमों को लिस्ट करते हैं। पहला रूल, रिसीवर का नाम और बिजनेस का नाम स्क्रीन पर जरूर मैच करें। अगर मिसमैच हो तो तुरंत रुक जाएं। बिल्कुल। दूसरा नियम, क्यूआर स्टिकर को ध्यान से देखें। क्या वो नया चिपकाया हुआ है, डबल लेयर है या टेढ़ा प्रिंट है। और तीसरा, अनजान क्यूआर चाहे दीवारों पर हो, पोस्टर्स पर हो या व्हाट्सएप फॉरवर्ड में, उन्हें स्कैन ना करें। चौथा नियम दुकानदारों के लिए है, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स पर भरोसा न करें, अपना बैंक ऐप या एसएमएस चेक करें। और आखिरी 5वां नियम, स्कैन करने के बाद अगर कोई ऐप इंस्टॉल होने लगे या फोन परमिशंस मांगे तो उसे तुरंत बंद करें। अर्जेंट स्कैन करो या लिमिटेड ऑफर जैसे रेड फ्लैग से हमेशा बचें। और मुझे लगता है कि इन सब में सबसे बड़ा गोल्डन रूल वही 2 सेकंड का वेरिफिकेशन रूल है। क्यूआर स्कैन करने से पहले बस नाम चेक करो। ये छोटी सी आदत आपका पैसा और पर्सनल डेटा दोनों बचा सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि डिजिटल पेमेंट्स बहुत सुविधाजनक है, इसमें कोई शक नहीं। आज बड़ुआ घर भूल जाने पर पसीना नहीं आता क्योंकि फोन जेब में है, लेकिन सुविधा के साथ जागरूकता भी जरूरी है। हाँ, सुविधा का मतलब ये नहीं कि हम अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल ही बंद कर दें। एकदम सही। हर क्यूआर असली नहीं होता, हर स्क्रीनशॉट सच्चा नहीं होता। स्कैन करने से पहले सोचें, पे करने से पहले वेरीफाई करें। जिस तरह हम अपनी कार की चाबी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देते, वैसे ही बैंक अकाउंट का रास्ता किसी अनजान क्यूआर कोड को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी आदत है जो सबको डालनी पड़ेगी। पर इन सब बातों के बाद इन सोर्स मटेरियल्स की गहराई से एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो हमारे आने वाले कल की तस्वीर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और वो सवाल सीधा हमारे भविष्य से जुड़ा है। अगर इंसान की अपनी जल्दबाजी और बिना जांचे सुविधा की चाहत ही उसका सबसे बड़ा कमजोर बिंदु बन गई है, तो क्या हम इन स्कैम्स को कभी पूरी तरह रोक पाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में इस सुविधा को बनाए रखने के लिए हमें साधारण क्यूआर कोड्स को छोड़कर किसी और तकनीक की तरफ जाना होगा? शायद कोई ऐसा सिस्टम जहां हर पेमेंट से पहले बैकग्राउंड में बैठा कोई एआई हमारी तरफ से ये चेक करे कि हम किसे पैसे भेज रहे हैं। मतलब हर ट्रांजैक्शन में एक एआई की दरकार होगी। हाँ, पर इससे एक और बड़ा सवाल उठेगा। क्या उस स्तर की सुरक्षा पाने के लिए हम हर एक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर एआई की निगरानी को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे? क्या सुविधा की कीमत हमेशा सुरक्षा और निजता से चुकानी पड़ेगी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको अपनी अगली डिजिटल पेमेंट के समय जरूर मनन करना चाहिए।